हेलो सर, कैसे हैं? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेज पर। आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, तो आप सब इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन न छूटे, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी सूचना हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, कोई भी हो तुरंत मिल जाए। तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप सेशन में नए हैं तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? क्या ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी है? ऑप्शन नंबर 2 लाल मिट्टी है? ऑप्शन नंबर 3 रेंगूर मिट्टी है? ऑप्शन नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी है? चलिए देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 1। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों के बहाव द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं खादर मिट्टी, एक को कहते हैं बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी, तो देखिए खादर मिट्टी क्या होती है? खादर मिट्टी क्या होती है? जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा नदियों के साथ, बहाव के साथ मिट्टी का निर्माण होता है, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। देखिए खाद, इसको याद करेंगे खाद से। खाद क्या होता है? हर बार, प्रत्येक बार फसल में डालनी होती है। उसी प्रकार यह मिट्टी का निर्माण होता है। प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आती है या बहाव आता है नदियों का, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो एक बार निर्माण हो गया, उस मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। खादर मिट्टी क्या है? खादर, नई नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा, बहाव के द्वारा, नदियों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी देखिए, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जहाँ मोरंग और बालू की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ये मोटे अनाज, इसमें मोटे अनाज के लिए उपजाऊ होती है। रेंगूर मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगूर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगूर मिट्टी है। लेटेराइट, लेटेराइट ये होता है कि जब बरसात होती है, बरसात के निच्छालन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये पश्चिमी घाट केरल की तरफ पाई जाती है। इसमें मसालों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काली मिट्टी को दूसरे नाम से जानते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी के नाम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, कपासी मिट्टी जिसको कहते हैं, कपासी मृदा कहते हैं। तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी? क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा जलोढ़ मिट्टी? क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा लाल मिट्टी? क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा काली मिट्टी? क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा लेटेराइट मिट्टी? तो देखिए कपासी मृदा के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपासी मृदा के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? काली। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर 2 है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है 5 मई, ऑप्शन नंबर 6 है 5 जून। तो कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। रामसर दिवस।
20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस। गौरैया दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि गौरैया के बारे में जानकारी, जागरूकता बढ़े, उनकी जो विलुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण हो, इसलिए 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा 50 सीट, ऑप्शन नंबर 2 80 सीट, ऑप्शन नंबर 3 100 सीट, ऑप्शन नंबर 4 39 सीट। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 सीट उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट है। विधान परिषद, विधान परिषद की सीट कितनी है? 100 सीट है। लोकसभा की सीट कितनी है? 80 सीट हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कौन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? 80 सीट है। सबसे ज़्यादा पूरे भारत में लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 5 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा के बारे में पहले हम जान लेते हैं। कर्क रेखा ए पृथ्वी है, ए 0 डिग्री अक्षांश से इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अब इधर के साइड को नॉर्थ पोल कहते हैं, इधर को साउथ पोल कहते हैं। अब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है। मकर रेखा होती है। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अब हम देखते हैं कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो क्या यह तमिलनाडु से होकर जाएगी, या पंजाब से जाएगी, या बिहार से जाएगी, या फिर मध्य प्रदेश से? तो हम जानते हैं कर्क रेखा भारत के बीचों बीच लगभग मध्य भाग से होकर जाती है। तो मध्य भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। इनका कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ से। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए इसमें से क्या है, क्या इसमें तमिलनाडु है? नहीं है। पंजाब है? नहीं है। बिहार है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो देखिए दर्रा का अर्थ होता है पहाड़ों पर रास्ता, जो आने जाने के जो रास्ते हैं उन्हें कहते हैं दर्रा। तो अब देखिए पश्चिमी बंगाल में तो कोई ऐसा पर्वत है नहीं जो आने जाने के लिए रास्तों की ज़रूरत हो।
मध्य प्रदेश में भी इस तरह का नहीं है पहाड़, लेकिन दर्रा नहीं है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, तो देखते हैं कहाँ है। तो देखिए नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। कहाँ है? सिक्किम में। तो देखिए सिक्किम में जो दर्रे हैं उनके लिए ट्रिक देखिए, ट्रिक जो है नाथ जलेबी ला। नाथ जलेबी ला। अब देखिए नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। जलेबी से जलेफला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा, नाथ जलेबी ला सिक्किम में दर्रा जो है नाथ जलेबी ला, नाथुला दर्रा और जलेफला दर्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? देखिए अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो देखिए फंडामेंटल राइट जो है मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। आर्टिकल दिया गया है 12 से लेकर 35 तक। इसमें लोगों को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इनको किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाया जा सकता है जब तक इसमें नेशनल इमरजेंसी न लगी हो। तो ये लोगों का अधिकार है कि इस अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए क्या क्या है। पहला है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। तो समता का अधिकार है का वर्णन है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। फिर है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ये है आर्टिकल 23 और 24 में। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो है इसमें है 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। फिर है अल्पसंख्यक समुदाय का संरक्षण है, ये है आर्टिकल 29 और 30 में। फिर है आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब देखिए ये है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता किसमें आती है? देखिए जो समता का अधिकार है, समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें क्या है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के सभी समक्ष सभी समान है, सभी बराबर हैं। तो यहाँ पर है कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आर्टिकल 15 में है कि लिंग, जैसे स्त्रीलिंग है, मीन्स मेल फीमेल का भेद, जाति जैसे उच्च जाति निम्न जाति इस तरह का भेद, लिंग जाति वर्ण जैसे काला गोरा इस तरह का भेद, इन सब का विरोध है कि आप लिंग जाति वर्ण जन्मस्थान मूल वंश के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है।
लिंग, जात, वर्ण, मूल, वंश, इनके आधार पर उनके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते कि एक मेल है, फीमेल है, जाति है, उच्च जाति, निम्न जाति, SC ST OBC, इस तरह का वर्ण, काला है, गोरा है, इन सब के आधार पर उन्हें भेदभाव नहीं कर सकते, सब समान हैं। आर्टिकल 16 में दिया गया है अवसर की समानता। लोक नियोजन कार्यों में जैसे लोग नौकरी पाने के लिए सभी समान हैं, लोक नियोजन कार्यों में सभी समान हैं। तो कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया, जैसे OBC को दिया गया है, SC ST को दिया गया है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनको बराबर लाने के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का विरोध करता है कि आप छुआछूत से भेदभाव नहीं कर सकते। और आर्टिकल 8 है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आर्टिकल 17 होगा, छुआछूत का अंत। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत का पूछा गया है, तो जो भारत में प्रवाहित हो। सिंधु नदी भारत पाकिस्तान में फ्लो होती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदी है। ब्रह्मपुत्र चीन, भारत, बांग्लादेश 3 देशों में मिल बहती है। गंगा नदी का प्रवाह भारत में सबसे ज़्यादा है। इसकी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है, नहीं 2025 किलोमीटर, शायद 2025 किलोमीटर है। तो भारत में सबसे लंबी जो प्रवाह है, जो लंबी नदी है, वो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र का प्रवाह चाइना में ज़्यादा है और फिर उसके बाद बांग्लादेश में है। तो इस कारण यहाँ सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ मैसूर नहीं, यहाँ हो जाएगा मैटूर बांध। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैटूर बांध किस नदी पर हो जाएगा? देखिए मैटूर बांध, क्या यह पेरियार नदी में होगी, क्या यह ताप्ती नदी पर होगी, क्या यह कावेरी नदी पर होगी, क्या यह गंगा नदी पर? गंगा में तो उत्तर भारत की नदियां हैं और मैटूर बांध साउथ में, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए मैटूर बांध कहाँ है? पेरियार नदी केरल में बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए चली जाती है, तो ये भी गलत है। बची एक नदी कावेरी, तो कावेरी नदी पर है और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो मैटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, ओडिशा में है। देखिए चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसमें नेवी वालों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस झील में तो नेवी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। और कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ के संस्थापक कौन है? इंडियन एसोसिएशन भारत संघ के संस्थापक कौन है? तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 BG तिलक होंगे, ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यस एन बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक किसने हैं, कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। क्या ऑप्शन नंबर 28 दिसंबर 1985, 28 दिसंबर 1922, 28 दिसंबर 1985 या फिर 5 मार्च 1931। कब हुआ, तो देखिए कब हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ पहला अधिवेशन। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। ऑप्शन नंबर 4 1973 में। 1986 में क्या आया, पर्यावरण संरक्षण आया। 1985 में क्या आया, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान आया, GAP। और 1992 में प्रोजेक्ट गजत में आया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973 में आया। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, लखनऊ में है, भरतपुर में है, चंदौली में है, लखीमपुर खीरी में है, कहाँ है, तो देखिए कहाँ है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है, उत्तर प्रदेश। गुलामगिरी, गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी के लेखक देखिए कौन है। क्या ऑप्शन नंबर 1 सावित्री फुले होंगे, बीजी तिलक होंगे, जिन्ना होंगे, या ज्योतिबा फुले, या ज्योतिबा फुले होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले होंगे। गुलामगिरी इन्होंने ही सत्य शोधक समाज का संस्थापक हैं, स्थापना किया, और इन्होंने ही गुलामगिरी लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉमनवेल पत्रिका के लेखक कौन हैं, कॉमनवेल पत्रिका के लेखक कौन हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, जिन्ना हो जाएगा, अबुल कलाम होगा। क्या होगा, इसको आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है।